गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपके सामने आज एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। बच्चों, आप सब लोग जानते हो कि हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सामने आते हैं। और आज अगर बात की जाए तो आज जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आप सब लोग देख रहे होंगे कि बजट 2024-25 वो बहुत ही शानदार है। और यहाँ से कोई न कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। चाहे यूपी पीसीएस हो, उसमें तो कई बार कई क्वेश्चन बनते हैं। आरओ का होगा, उसमें कई क्वेश्चन बनते हैं। चाहे आपका यूपी पुलिस का हो, एसएससी जीडी का हो, तो यहाँ से कोई न कोई क्वेश्चन जरूर बनने की संभावना रहती है। और हम बहुत शानदार देखेंगे। और आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो आप लोग देख पाओगे कि आप सारे एग्जामों में और सारे क्वेश्चन बजट से संबंधित हल कर पाओगे। तो बच्चों, मैं आशा करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अब अगर बात की जाए बजट, तो बजट की बात की जाए तो बजट 2024-25 अभी हाल फिलहाल क्या, कल के दिन ही, या अगर बात की जाए तो मैं ऐसे कहूं कि 23 जुलाई को ही बजट पेश किया है। और हमारी किसने किया है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट पेश किया है। तो महत्वपूर्ण बात क्या है हम लोग देखेंगे इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें। जैसे तो मैं आपको पहले बताऊंगा कि क्या सीन रहा क्या नहीं रहा इस पर। तो इस पर चर्चा करने से पहले मैं थोड़ी सी और जानकारी आप लोगों को दे देता हूं। जैसे कि बजट क्या है। बजट की अगर बात की जाए तो आप सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप मेरे साथ बने रहिए, सब जान जाओगे। बजट की अगर बात की जाए तो बजट बजट मुख्यतः बजट का जो मतलब होता है वो यह होता है कि आय व्यय का लेखा जोखा। क्या होता है बजट का मतलब? आय व्यय का लेखा जोखा, आय व्यय का अंतर, या हम लोग कह सकते हैं आय व्यय का लेखा जोखा जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। क्लियर है ना यहां तक? अब दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो बजट है, बजट का उल्लेख संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं। बजट का उल्लेख संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है। संविधान के किसी आर्टिकल या अनुच्छेद में नहीं है। किसी अनुच्छेद या आर्टिकल में नहीं है। अनुच्छेद या आर्टिकल में नहीं है, बल्कि जो आप लोगों ने सुना होगा अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 112 या आर्टिकल 112 में जो दिया गया है वो दिया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या दिया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। मेरा कहने का मतलब यह है कि बजट शब्द का उल्लेख किसी भी अनुच्छेद या आर्टिकल में नहीं किया गया है संविधान के। और अगर किसी अनुच्छेद में कुछ उल्लेख किया गया है तो वो आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है। क्लियर है ना? ये पूछा भी जाता है कि किस अनुच्छेद में बजट का उल्लेख है, तो किसी में नहीं है। जो उल्लेख है वो किस बात का है? वार्षिक वित्तीय विवरण का है। बच्चों, हम लोग बजट को पूरा डायग्राम और उसके साथ समझेंगे बहुत आराम से। थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखें, जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो तो मुझे बतानी ही होंगी। अब अगर बात की जाए तो बजट की कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे मैं चर्चा करूं आपके साथ, यहीं कर लेता हूं, फिर हम लोग देखेंगे कि जैसे बजट की यदि बात की जाए तो बजट का सबसे पहले भारत में बजट सबसे पहले भारत में बजट 1860 में, कब? 1860 में विल्सन महोदय ने पेश किया था। सबसे पहले भारत में बजट 1860 में विल्सन ने पेश किया था। किसने किया था? विल्सन ने पेश किया था। क्लियर है? दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि फिर स्वतंत्र भारत की यदि बात की जाए तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के षणमुखम सेठी ने किया था। किसने किया था? आर के षणमुखम चेट्टी ने किया था। क्लियर है ना? याद रखना इस बात को। इसमें क्या कह रहा है? इसमें यह कह रहा है कि भारत में सबसे पहला बजट तो 1860 में किया गया था, और किसके द्वारा पेश किया गया था? विल्सन के द्वारा।
हम लोग जब तक आजाद नहीं हुए थे, सबसे पहले 1860 में, फिर उसके बाद यदि बात की जाए तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर षणमुखम चेट्टी ने किया था और ये 1947 में ही किया था। क्लियर है ना। अब अगर बात की जाए तो एक पॉइंट और बनता है, और एक पॉइंट बनता है कि गणतंत्र भारत का पहला बजट, गणतंत्र गणतंत्र भारत का पहला बजट, गणतंत्र भारत का पहला बजट, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो गणतंत्र भारत का पहला बजट जो पेश किया था वो 1950 में। कब? 1950 में। और जॉन मथाई ने किया था। किसने किया था? जॉन मथाई ने पेश किया था। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाए तो मैंने आपको बता दिया कि महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं। पहली महत्वपूर्ण बात तो यही है कि आपका जो बजट है वो, सबसे पहले बजट की यदि बात की जाए तो बजट का उल्लेख किसी भी संविधान के अनुच्छेद में नहीं किया गया है। और बजट क्या होता है? बजट आय व्यय का अंतर या लेखा जोखा होता है। इस बात को हम लोग डायग्राम से समझेंगे। और उल्लेख की यदि बात की जाए तो संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं, अगर अनुच्छेद में 112 में यदि उल्लेख किया है तो वो किस बात का किया है? वार्षिक वित्तीय विवरण का किया है। अब हम लोग देखेंगे कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस संविधान की हैं, वो सॉरी इस बजट की हैं। जैसे अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, जैसे बजट का जो मेन उद्देश्य रहा है या मेन फोकस रहा है वो किस बात पे रहा है, तो मैं आपको बता दूं इस बजट की खासियत क्या है। पहली खासियत तो यह है कि इस 2024-25 के बजट में, किसमें? 2024-25 के बजट की खासियत क्या है कि इसमें चार फोकस किस पर रहा है? चार मेजर कास्ट पर रहा है। किस पर? चार मेजर कास्ट या चार मेजर जातियों पर या चार प्रमुख जातियों पर यह फोकस था इस बजट का। और इसमें पहली आपकी अन्नदाता या फार्मर, अन्नदाता या फार्मर या किसान, अन्नदाता या किसान, यह फोकस है। दूसरा है, आप सब लोगों का ध्यान रखा गया है, युवा, युवा वर्ग भी इस बजट के मेजर कास्ट में है। क्लियर है। उसके अलावा गरीब, गरीब लोगों के बारे में भी बहुत सोचा गया है, गरीब या पुअर लोगों के बारे में। और चौथा है आपका महिलाएं या वोमेन, महिलाएं या वोमेन, इस बात पर भी काफी ध्यान रखा गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, कैसे पूछा जाएगा कि 2024-25 का जो बजट पेश किया गया या पारित किया गया है तो उसका फोकस कितने कास्ट है? चार मेजर कास्ट हैं। कौन कौन सी है? एक है अन्नदाता, एक है आपका गरीब, और एक है युवा, और एक है महिलाएं। क्लियर है ना बच्चों। अब अगर बात की जाए इसमें तो बजट की थीम भी क्या रही है, बजट की या थीम की भी बात की जाए तो बजट की थीम भी चार मेजर हैं, बजट की थीम भी चार हैं। और वो क्या क्या है मैं आपको बता दूं, बजट की जो थीम है वो चार क्या क्या है। उसमें यदि बात की जाए तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि बजट की जो चार बातें हैं वो मुख्य बजट थीम क्या क्या है। बजट थीम की बात की जाए तो आपके सामने है, और बजट थीम में क्या क्या है देखो आप लोग। बजट थीम में भी आप लोग देखोगे कि एम्प्लॉयमेंट, क्या? एम्प्लॉयमेंट या रोजगार, ये पहला पॉइंट है। रोजगार पर बहुत ध्यान दिया गया है। बजट थीम भी चार है, कितनी है? मुख्य चार ही है। स्किलिंग, स्किलिंग सेकंड कौन सी है? स्किलिंग, या इसे हम लोग कहेंगे कौशल प्रशिक्षण। क्या कहेंगे? स्किलिंग को हम क्या कहेंगे? कौशल प्रशिक्षण से संबंधित है। एमएसएमई, एमएसएमई आप सब लोग जानते हो कि एमएसएमई जो एक आपको पता होता है एक मंत्रालय भी है एमएसएमई, और इसके तहत सूक्ष्म लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है। तो इस बार एमएसएमई भी फोकस पर है। क्लियर है ना। ये बजट की थीम में शामिल है। और फोर्थ है आपका मिडिल क्लास या मध्यम वर्ग। क्लियर है ना, मध्यम वर्ग। एमएसएमई की बात की जाए तो एम एस एम ई। क्लियर है ना। याद रखना बजट की थीम भी चार है और फोकस कास्ट भी चार है। क्लियर है ना। फोकस कास्ट कौन कौन सी थी मैंने भी आपको बताया, चार कौन कौन सी थी, और बजट थीम क्या है ये भी यहां आप लोग देख रहे हो। अब आपको मैं बताऊं महत्वपूर्ण बात कुछ और बजट के बारे में, जैसे कुछ पुरानी बातें हैं। जैसे इस बार जो बजट पेश किया गया है 2024-25 का जो बजट है, 25 का बजट,
तो किसने पेश किया है? बजट जो पेश किया है वो निर्मला सीतारमन ने किया। किसने किया है? निर्मला, हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। क्लियर है ना? निर्मला सीतारमन हमारी वित्त मंत्री, इन्होंने यह बजट पेश किया है। इस बजट की महत्वपूर्ण बात क्या है कि निर्मला सीतारमन ने जो यह बजट पेश किया है ये 7वीं बार किया है। कितनी बार? 7वीं बार किया है। और किसी भी वित्त मंत्री महिला के द्वारा सबसे अधिक बार बजट पेश किया गया, वित्त मंत्री महिला के द्वारा। अब अगर बात की जाए तो इसमें भी 6 प्रमुख बजट हैं प्लस एक अंतरिम बजट है। 6 प्रमुख और एक अंतरिम बजट है। लेकिन आपको मैं एक दो महत्वपूर्ण और बात बता दूं कि सबसे ज्यादा बार जो बजट पेश किया गया है वो किस व्यक्ति का नाम है? तो सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति, सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति। तो सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले व्यक्तियों की यदि बात की जाए तो इसमें सबसे पहला नाम आता है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, इन्होंने कितनी बार बजट पेश किया है? तो इन्होंने 10 बार किया है। कितनी बार? मोरारजी देसाई ने सबसे अधिक बार बजट पेश किया है। और कितनी बार किया है? तो 10 बार किया है। यदि मोरारजी देसाई की बात की जाए तो फिर दूसरे नंबर पर, ये पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर यदि बात की जाए तो आपके आते हैं पी चिदम्बरम जी। कौन आते हैं? पी चिदम्बरम जी। पी चिदम्बरम जी की बात की जाए तो इन्होंने 9 बार किया है। फिर तीसरे नंबर पर आपके आते हैं प्रणब मुखर्जी। कौन आते हैं? प्रणब मुखर्जी आते हैं। और प्रणब मुखर्जी ने 8 बार किया। और फिर इनके बाद चौथे नंबर पर आपकी निर्मला सीतारमन है। यदि महिला वित्त मंत्री की बात की जाए तो पहले नंबर पर है। महिला वित्त मंत्री की बात की जाए तो यहां पर लिख लीजिए महिला वित्त मंत्री। महिला वित्त मंत्री, तो महिला वित्त मंत्री पहले नंबर पर है। मतलब ऐसी कोई भी महिला वित्त मंत्री नहीं हुई जिन्होंने इतनी बार बजट पेश किया हो। तो निर्मला सीतारमन ने कितनी बार बजट पेश किया है? 7वीं बार था ये। क्लियर है ना? और ये कब किया गया है 2024 का? तो 23 जुलाई 2024 को बजट पेश किया गया है। क्लियर है ना यहां तक सबका? तो याद रखना। उसके अलावा भी और मैं आपको कुछ 2-3 महत्वपूर्ण और बात बता दूं इनकी, तो वो है जैसे कि सबसे 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 अधिक समय तक बजट भाषण देने वाले वित्त मंत्री। तो याद रखना सबसे अधिक लंबे समय तक भाषण देने वाले जो वित्त मंत्री हैं वो आपकी निर्मला सीतारमन ही है। कौन है? निर्मला सीतारमन है। क्लियर है ना? निर्मला सीतारमन है। और इन्होंने 2020-21 का जो बजट पेश किया था उस समय दिया था। और इसका समय था लगभग 2 घंटे और 40 मिनट। क्लियर है ना? इतने लंबे समय तक इन्होंने भाषण दिया था। भारत के वित्त इतिहास में या वित्त भाषण देने वाले सबसे अधिक लंबे समय तक अगर कोई वित्त मंत्री हैं तो वो निर्मला सीतारमन है। याद रखना इस बात को। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का पहला पेपरलेस बजट, भारत का पहला पेपरलेस बजट कौन सा है? तो याद रखना 2021-22 का ही था। कौन सा? 2021-22 का था। मतलब 2021 में पेश किया था। कब पेश किया था? 2021 में पेश किया था, फरवरी 2021 में पेश किया। और ये भी किसने किया था? तो निर्मला सीतारमन ने ही। क्लियर है ना? निर्मला सीतारमन ने ही पेश किया था। क्लियर है? ध्यान रखना। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, जो बेसिक बातें थी, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब हम लोग चर्चा कर रहे थे 2024-25 के बजट पर। तो मैंने आपको बताया कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें थी। अब हम लोग देखते हैं इसकी महत्वपूर्ण बातें और क्या क्या हैं। जैसे अगर बात की जाए तो इस बार क्या स्लैब रेट रही, क्या सीन रहा इसका, तो हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो महत्वपूर्ण बात है कि इस बार जो सिंप्लीफाई किया गया, सिंप्लीफाई न्यू टैक्स रिजिम को। इसमें क्या है जो सिंप्लीफाई किया गया है
तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो न्यू टैक्स रिजिम है वो क्या चेंज हुआ इसमें, आप लोग देखोगे। पहली बात तो यह कि 0 से 3 लाख रुपए तक, कितना, 0 से 3 लाख रुपए तक पर निल है। क्या है? निल। निल मतलब यदि आपकी इनकम 0 से 3 लाख रुपए तक बनती है तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। यदि आपकी इनकम 3 से 7 लाख रुपए तक है तो आपको 5% देना होगा। अपनी इनकम का कितना देना होगा? 5% देना होगा। फिर यदि 7 लाख से 10 लाख रुपए या 7 लाख से 10 लाख रुपए तक या 7 लाख से 10 लाख रुपए तक यदि आपकी इनकम है तो आपको 10% टैक्स पे करना होगा। यदि आपकी इनकम 10 लाख से 12 लाख रुपए तक है तो आपको 15% देना होगा। ये कितना है? 15% है, ये 10% है और ये 5% है। यदि आपकी इनकम 12 से और 15 लाख रुपए के मध्य है तो आपको 20% देना होगा। कितना देना होगा? 20% देना होगा। और यदि आपकी इनकम 15 लाख रुपए से अधिक है, मोर देन 15 लाख या 15 लाख से अधिक है तो आपको 30% पे करना होगा। ये याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा कि आपकी जो स्लैब रेट रखी गई है, न्यू टैक्स रिजिम रखी गई है, उनमें कितने तक या कितनी इनकम तक आपको टैक्स नहीं पे करना है। तो कितना है? 0 से 3 लाख रुपए तक पर निल है। क्लियर है ना? याद रखना इस बात को। इस बजट की और कुछ महत्वपूर्ण बातों की बात की जाए तो हम लोग देखेंगे कि इसमें पैसा कहां से कितना आता है। रुपीज कम्स फ्रॉम, इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? इसमें यह बताया गया है कि जो भारत की इनकम होती है वह कहां से कितनी कितनी होती है। क्लियर है ना? फिर हम लोग देखेंगे कि पैसा भारत का जाता भी कहां है। अब अगर इसकी बात की जाए तो इससे आप लोग देखोगे कि कहां पैसा कितना जाता है और कहां से कितना आता है। तो ये पॉइंट है पहला कि पैसा कितना कहां से आता है। आप लोग देखोगे कि इसमें सबसे ज्यादा जो है वो 27% है। कितना है? 27% है। तो मैं आपको बता दूं कि जो भारत की जो इनकम होती है, पूरे भारत का जो बजट है उसमें जो भारत की इनकम हो रही है, पूरी इनकम, तो उसमें से 27% जो इनकम होती है वो बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज से होती है। मतलब कहने का यह है कि उधारी, उधारी और अन्य देयताओं से होती है। उधारी और अन्य देयताओं से होती है। क्लियर है ना? अन्य देयताओं से होती है। यदि आम भाषा में समझा जाए तो भारत की जो गवर्नमेंट है जो पैसा उधार देती है उससे जो इंटरेस्ट आता है उससे सबसे अधिक इनकम होती है आम भाषा में। दूसरे नंबर, ये पहले नंबर पर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि भारत के सबसे अधिक इनकम कहां से होती है या कहां से इनकम या पैसा आता है। तो याद रखना पहले नंबर पर 27% है, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज या उधारी और अन्य देयताओं से आती है। दूसरे नंबर पर आप देखोगे तो आप देखोगे कि ये 19% है। कितना है? ये 19% है दूसरे नंबर पर। और ये इनकम टैक्स से है। किससे है? इनकम टैक्स से। या आप सब लोग जानते हो आयकर, जो आपकी इनकम होती है, हर व्यक्ति की जो इनकम होती है उससे जो इनकम टैक्स दिया जाता है तो उससे कमाई के मामले में दूसरे नंबर पर, मतलब भारत की कमाई जो सबसे ज्यादा होती है पहले नंबर पर तो उधारी और अन्य देयताओं से होती है और दूसरे नंबर पर आपके इनकम टैक्स से होती है। यदि अगर बात की जाए तो इसमें आप लोग देखे होंगे कि तीसरे नंबर पर 18% है और वो है जीएसटी एंड अदर टैक्सेस। मतलब जो अप्रत्यक्ष कर हैं वो यहां पर हैं। तो मैं आपको बता दूं इनडायरेक्ट टैक्स है तो इसमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। इसका नाम क्या है? जीएसटी का गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। याद रखना। हिंदी की यदि बात की जाए तो इसे हम लोग कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर। क्लियर है ना? वस्तु एवं सेवा कर इसको हम लोग कहते हैं। तो याद रखना तीसरे नंबर पर ही है। क्लियर है ना? तीसरे नंबर पर है। और यदि बात की जाए तो चौथे नंबर पर आप देख रहे हो 17% है, ये चौथे नंबर पर है। और चौथे नंबर पर कौन सा है? कॉर्पोरेशन टैक्स है जो 17% है। याद रखना कॉर्पोरेशन जो टैक्स होता है इसको हम लोग कहते हैं निगम कर। क्या कहते हैं इसको हम लोग? निगम कर। तो याद रखना सबसे अधिक जो कमाई होती है पहले नंबर पर है 27% है। कितना है? 27%। और जो 27% है वो किसका है? वो उधारी और अन्य देयताओं का है। क्लियर है ना? पहले नंबर पर उधारी और देयताओं से भारत की इनकम होती है। दूसरे नंबर पर आप लोग देखोगे कि इनकम टैक्स से 19% से। तीसरे नंबर पर आप देखोगे कि 18% जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स से है।
और चौथे नंबर पर कॉरपोरेशन टैक्स है या निगम कर है। ये याद रखना, आप क्रम से याद रखने के लिए। फिर आप लोग देखोगे कि 5वें नंबर पर 9% है, नॉन टैक्स रिसिप्ट है। उसके अलावा यदि बात की जाए 9% के बाद आप देखोगे कि फिर 5% पर यूनियन एक्साइज ड्यूटी है, उसके बाद 4% पर कस्टम्स है और 1% पर है आपकी नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट। आप इनमें से ज्यादा याद नहीं कर पाओ तो 4 तक याद रखना। कभी कभार क्या होता है वो एग्जाम में क्रम भी पूछ लेता है। सबसे ज्यादा उधारी और देयता पर, दूसरे नंबर पर इनकम टैक्स पर, तीसरे नंबर पर जीएसटी 18% और चौथे नंबर पर कॉर्पोरेशन टैक्स है जो आपका 17% है। क्लियर है। अब आपको एक मैं महत्वपूर्ण बात बता दूं। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम लोग ये बात और देखेंगे कि जो ये है, ये कि कहां से पैसा जाता है और कहां से आता है। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हम लोगों ने देखा कि पैसा कहां से आता था, और अब हम लोग देखेंगे कि भारत का सबसे ज्यादा खर्च भी कहां से होता है। तो अब आप लोग देखोगे कि अभी हमने बताया कि भारत की सबसे ज्यादा इनकम कहां से हो रही थी, तो भारत की सबसे ज्यादा इनकम हो रही थी उधारी और देयताओं से। क्लियर है ना, 27% था। अब इसमें यह देखो कि इनकम तो आपने देख ली, लेकिन अब खर्चा भी कहां होता है ये देखो। खर्चे की बात की जाए तो आप लोग देखोगे कि सबसे ज्यादा जो खर्चा भी होता है ना, वो पहले नंबर पर तो होता है 21% है, ये पहले नंबर पर है। और 21% किस पर होता है, स्टेट शेयर ऑफ टैक्स। कहने का मतलब यह है कि राज्यों को जो टैक्स दिया जाता है, राज्यों को दिया जाने वाला हिस्सा, कर राज्यों को कर में से दिया जाने वाला हिस्सा, कर में से दिया जाने वाला हिस्सा। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भारत की इनकम होती थी वो तो देखिए, अब भारत का खर्चा सबसे ज्यादा कहां होता है, तो सबसे ज्यादा खर्चा की बात की जाए तो जितना भी भारत की अर्निंग होती है उसका आप लोग देख रहे हो कि उसका 21% तो स्टेटों को दिया जाता है। कितना परसेंट, 21% स्टेटों को दिया जाता है। दूसरे नंबर पर आप देखोगे 19% और वो है इंटरेस्ट पेमेंट। ये भी क्या है, ये भी उधारी है, ये भी उधारी जो गवर्नमेंट ने पैसा ले रखा है तो उसकी इंटरेस्ट जाती है। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा खर्चा है। और सबसे ज्यादा इनकम कहां थी, इनकम में ये पहले नंबर पर, जो पैसा दे रखा है उसकी इंटरेस्ट से जो इनकम थी वो पहले नंबर पर थी, जबकि यहां खर्चे के मामले में इंटरेस्ट पेमेंट दूसरे नंबर पर है। आप फिर लोग देखोगे कि तीसरे नंबर पर 16% है, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है वह स्कीम लेके आती है, कौन कौन सी स्कीम पर कहां कहां कितना खर्चा होना है, तो वह यह तीसरे नंबर पर 16% है। और आप लोग देखोगे कि फिर अदर एक्सपेंडिचर है, ये चौथे नंबर पर है, 9% है। फिर आप लोग देखोगे कि डिफेंस पर है, डिफेंस पर 8% खर्च हम लोग करते हैं। क्लियर है ना यहां तक सबका। और 8% ही हम लोग किस पे करते हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पर भी करते हैं। क्लियर है, याद रखना। और 9% आपका फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर पर भी होता है, और अदर एक्सपेंडिचर पर भी 9% होता है। इसका आपको याद हमेशा से एक तो ये रखना है, पहले नंबर पर कौन सा, स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज, और दूसरे नंबर पर रखना है इंटरेस्ट पेमेंट। क्लियर है ना। इनकम कहां से होती है भारत की, ये बात देख ली, और खर्चा कहां होता है ये भी देख लिया। क्लियर है ना। अब हम लोग देखेंगे कि भारत का खर्चा किस किस स्कीम में या किस किस डिपार्टमेंट ने ज्यादा खर्च करने की बात कही है। तो हम लोग देखेंगे, अगर बात की जाए तो इसमें आप सब लोग देखोगे कि भारत जो है वो अपना क्या करेगा, भारत अपना क्या करने वाला है, भारत अपना करेगा सबसे ज्यादा जो खर्च होने वाले हैं वो किस किस पर होने वाले हैं। क्लियर है। यहां क्या लिखा है, एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम्स, मतलब भारत का जो 2024-25 का बजट है, भारत का जो 2024-25 का बजट है, इसमें भारत ने क्या क्या घोषणा की है और कहां कहां कितने रुपए खर्च होने। तो आप लोग देखोगे तो इसमें पहले नंबर पर आपका डिफेंस क्या है, रक्षा के क्षेत्र में पहला नंबर है डिफेंस या रक्षा के क्षेत्र में। और यहां पर कितना खर्च होना है, 4,54,773 करोड़ रुपए। ये सब करोड़ में, याद रखना ये सब करोड़ में है, ये ऊपर लिखा हुआ है इन करोड़। तो याद रखना सबसे ज्यादा खर्च भारत किस में करने वाला है, तो डिफेंस में करने वाला है। कितना, 4,54,773।
दूसरे नंबर पर है रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास में। दूसरे नंबर पर रूरल डेवलपमेंट या ग्रामीण विकास में करने वाला है। तो कितना करने वाला है? 2,65,808 करोड़ रुपए। क्लियर है ना? कितना करने वाला है? 2,65,808 करोड़ रुपए भारत जो भी खर्चा करेगा वो रूरल डेवलपमेंट में करेगा, दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आप देख रहे हो कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, मतलब एग्रीकल्चर, कृषि और उसकी सहयोगी जो एक्टिविटी है उन पर करने वाला है तीसरे नंबर पर। तो 1,51,851 करोड़ रुपए कृषि और उसकी सहायक एक्टिविटी पर करने वाला है। उसके वाला होम अफेयर्स, क्लियर है ना? होम अफेयर्स पर कितना करने वाला है? 1,50,983 करोड़ रुपए होम अफेयर्स पर करने वाला है। उसके अलावा एजुकेशन पर, आप सब लोग एजुकेशन की बात की जाए तो 1,25,663 करोड़ रुपए एजुकेशन पर खर्च होने हैं। आईटी एंड टेलीकॉम कंपनी, आईटी एंड टेलीकॉम की बात की जाए तो 1,16,342 करोड़ रुपए वो किस पर खर्च होने हैं? तो वो आईटी और टेलीकॉम, हेल्थ पर, आपका स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा गया इस बजट में। तो यहाँ 89,287 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। क्लियर है ना? एनर्जी की बात की जाए तो एनर्जी पर 68,769 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। याद रखना, सोशल वेलफेयर की भी बात की गई है। तो सोशल वेलफेयर की बात की जाए तो सोशल वेलफेयर में आप लोग देखोगे कि सोशल वेलफेयर में 56,501 करोड़ रुपए खर्च करने हैं। क्लियर है? तो याद रखना, ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो मोटी मोटी बातें थी कि डिफेंस में कितना खर्च होना है, आपको ये याद रखना पहले नंबर पर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि डिफेंस पर सबसे ज्यादा खर्च होने वाला जो आपका मद है वो डिफेंस, और कितना है? 4,54,773 करोड़। अब हम कुछ और महत्वपूर्ण बात देखते हैं इस बजट की। यदि बात की जाए तो इसमें कुछ स्कीम है, महत्वपूर्ण स्कीम है कि किस किस पर कितना जो एलोकेशन किया है, मतलब कितना एलोकेट पैसा किया है भारतीय गवर्नमेंट ने या हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के बजट में। क्लियर है ना? 2024-25 के बजट में तो आप सब लोग ध्यान देखोगे कि मनरेगा, कौन सी? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पर 2024-25 में कितना पैसा एलोकेट किया है? तो वो है 86,000 करोड़ रुपए। ये भी करोड़ में सब याद रखना। 2023-24 में था 60,000 और इस 60,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 86,000। आप लोग देखोगे कि 26,000, कितना? 26,000 करोड़ एक्स्ट्रा रुपए इस पर खर्च होना है। फिर आप लोग देखोगे कि न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में, जो परमाणु ऊर्जा वाले जो प्रोजेक्ट है उनमें कितना खर्च होना है? तो उनमें 2,228 करोड़ रुपए 2024-25 के बजट में। फिर आप लोग देखोगे कि डेवलपमेंट ऑफ सेमी कंडक्टर्स एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग, जिसे आप लोग सेमी कंडक्टर, जिसे चिप कहते हो, ऐसे समझ लो, चिप और डिस्प्ले जो मैन्युफैक्चरिंग में कितना पैसा एलोकेट किया है इन्होंने? तो इन्होंने किया है 6903, मतलब 69,003 करोड़ रुपए। कितना? 69,003 करोड़ रुपए 2024-25 के बजट में किया है। फिर आप लोग देखोगे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर कितना खर्च होना है? 1,200 करोड़ रुपए अलॉट किया गया है। पीएलआई पर और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर यदि बात की जाए तो आपका 2,143 करोड़ रुपए एलोकेट होना है। और सोलर पावर ग्रिड में यदि बात की जाए तो 10,000 करोड़ रुपए। आप लोग देख रहे हो कि बहुत बड़ी अमाउंट है या बहुत बड़ी राशि है। 10,000 करोड़ रुपए किस पर? सोलर पावर ग्रिड में भारत ने एलोकेट किए हैं। क्लियर है ना? तो याद रखना इस बात को। अब अगर बात की जाए तो मैं सारे महत्वपूर्ण पॉइंट बता चुका हूं, लेकिन इसमें एक दो चीज और है आपको मैं बता दूं, जैसे कि रिसिप्ट्स, भारत में जो पैसा कहां से आता है सबसे ज्यादा? तो आप लोग देखोगे कि रेवेन्यू रिसिप्ट से आता है। किससे? रेवेन्यू रिसिप्ट से आता है। आप लोग देखोगे कि पहले 2022-23 के बजट में 23.8 था, फिर 2023-24 में, तो यहां से आप लोग देख रहे हो कि ये बढ़ रहा है, और यहां अब हमें इससे मतलब है। तो 31.3 2024-25 के बजट में 31.3 लाख करोड़, ये कितना है? ये लाख करोड़ है। ये फिगर में क्या है? लाख करोड़ है। तो कहने का मतलब यह है कि भारत की जो राजस्व रिसिप्ट्स है, जो राजस्व प्राप्तियां हैं, राजस्व जो प्राप्तियां हैं वो कितनी हैं? तो 2000
24-25 के बजट में बताया कि इतनी राजस्व प्राप्तियां होनी है, मतलब ये राजस्व से होने वाली इनकम है। आम भाषा में समझा जाए तो 31.3 लाख करोड़ जो है वो राजस्व से होने वाली इनकम है। अब अगर इधर देखोगे तो आप लोग पाओगे कि इसको हम लोग कम करने का प्रयास कर रहे हैं, और 2024-25 में अगर देखा जाए तो कैपिटल रिसिप्ट्स या पूंजीगत प्राप्तियां, या इसका मतलब है पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियों की बात की जाए तो ये कितना होने वाला है, 16.9 लाख करोड़ रुपए है, लाख करोड़ रुपए है 2024-25 के बजट में। और ये अच्छी भी बात है। पूंजीगत प्राप्तियां वो होती हैं जैसे आप लोग हैं, यदि आपको पैसा अर्जित करना है तो आप अपनी जमीन बेच दो, खेत बेच दो, ये सब आती है पूंजीगत प्राप्तियां में। लेकिन ये रेवेन्यू वाली है कि जो टैक्स से, मतलब इसमें कुछ बेचना नहीं पड़ता, इनकम होती है लेकिन इसमें बेचना पड़ता है, ऐसे समझ लो आम भाषा में। तो ये कम किया जा रहा है और ये अच्छी बात है कि हम लोग जब बेचेंगे कम और इनकम इधर से ज्यादा होगी तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। क्लियर है ना, इतना पैसा यहां से आना और इतना पैसा यहां से आना है। क्लियर है। अब अगर बात की जाए तो दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है इसमें कि जैसे मैं आपके बता दूं कि बजट में 9 प्राथमिक घोषणाएं की गई हैं। कितना, हमारा जो बजट है वो 9 प्राथमिकताओं पर है। कितना, 9 प्राथमिकताओं पर है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो फोकस है वो 4 जातियों पे था, उसमें जैसे युवा आपने देखा होगा, आपने गरीब देखा होगा, महिलाएं देखी होंगी, अन्नदाता। क्लियर है ना। वैसे हमारा जो बजट है उसमें 9 प्राथमिकता हैं। क्लियर है ना, 9 प्राथमिकताओं की घोषणा की है। पहली क्या है कि इसमें कृषि, कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, इसमें बताया गया कि कृषि में प्रोडक्शन को हमें बढ़ाना है और कृषि में लचीलापन भी रखना है। दूसरा है रोजगार और कौशल पर ध्यान देना। रोजगार तो देने ही देने, इनको पता नहीं कहां से कितने रोजगार कैसे देने, लेकिन रोजगार और कौशल पर घोषणा ही तो करनी है। आप लोग देखोगे अगर ये 9 बात मान ली जाए या हो जाए तो आप ये मानो कि वाह वाह कितने मजे हैं। तो ऐसे मानो कि हम फिर किसी विकसित देश में ही रह रहे हैं, लेकिन अब क्या होगा देखेंगे। तीसरे नंबर पर है समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। देखो सामाजिक न्याय की बात की गई है, किसी के साथ भेदभाव नहीं, सबको न्याय मिलना ही मिलना है। समावेशी मानव संसाधन विकास मतलब इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट की बात की गई है। क्लियर है। और ऑप्शन 4 है विनिर्माण और सेवाएं, विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग और सेवाओं पर ध्यान देना है। और 5 नंबर पर है शहरी विकास, मतलब शहर का विकास करना है। और 6वें नंबर पर है ऊर्जा सुरक्षा, जो हमारे देश को ऊर्जा की जरूरत है वो उसको सुरक्षा कर देनी है। और और 7 पॉइंट पर है बुनियादी ढांचा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना है। और 8वें नंबर पर नवाचार अनुसंधान और विकास, हमें इनोवेशन रिसर्च करनी है और उनका डेवलपमेंट भी करना है। और देखो मजेदार बात कि अगली पीढ़ी के सुधार, अगली पीढ़ी का भी ध्यान रखा गया है ना। बजट इस पीढ़ी की तो बात छोड़ो, अगली पीढ़ी का भी ध्यान रखा गया है। तो बच्चों ये बजट था, आपको मैंने बता दिया जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन जहां जहां से बन सकते हैं, और जो महत्वपूर्ण बातें थी वो सब आपके सामने हैं। क्लियर है ना। तो बच्चों मेरी क्लास आपको कैसी लगी इसे मुझे आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।